श्रुति बेटा, तैयार हुई या नहीं अभी तक? लड़के वाले आते ही होंगे। बस हो गई माँ। इतनी देर से ठीक से बाल बांधने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा मुझ पर। तुम मेरे बालों में ये क्लिप लगा दो। अरे बेटा, तू तो सादगी में ही इतनी सुंदर लगती है। इधर आ, ला मैं तेरे बाल बांध देती हूँ। कुछ देर बाद घर की डोरबेल बजी और उन्होंने लड़के वालों का स्वागत किया। हमारी तरफ से तो रिश्ता बिल्कुल पक्का है। पंडित जी से बात करके शादी की डेट निकलवा लेंगे। जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा है। शादी की तारीख पक्की करवाने के लिए श्रुति के पापा ने पंडित जी को उन दोनों की कुंडली दिखाई, लेकिन कुंडली देखकर पंडित जी कुछ परेशान से हो गए। क्या बात है पंडित जी, आप इतने परेशान क्यों हो गए? कुंडली में कुछ दोष है क्या? कुंडली तो ठीक है, लेकिन अगर मेरी बात मानो तो अपनी बेटी की शादी वहां मत करो, वरना तुम्हारी बेटी जिंदगी भर के लिए पछताएगी। क्या मतलब पंडित जी, मैं कुछ समझा नहीं। समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि तुम्हारी बेटी वहां शादी करके खुश नहीं रहेगी। वो बहुत हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं। अगर रिश्ता वापस ले लोगे तो अच्छा रहेगा। समझ नहीं आ रहा कि आखिर लड़के वालों के बारे में पूछूं तो पूछूं किससे। अगर मोहन भाई साहब से पूछा तो वो तो यही बोलेंगे कि मैंने रिश्ता करवाया है तो आंख मूंद कर तय कर दो। मुझे किसी और से ही बात करनी होगी, लेकिन किससे बात करूं? कौन है जो उनको जानता है? अरे वो लोग धौलपुर के हैं, और धौलपुर में आपके एक दोस्त भी तो रहते हैं। आप एक बार उनसे बात करके देखिए, क्या पता उन्हें लड़के वालों के बारे में कुछ पता हो। श्रुति के पापा ने अपने दोस्त के पास फोन किया और जैसे ही उन्होंने अपने दोस्त को लड़के वालों का नाम बता दिया और उनके बारे में पूछा तो उनके दोस्त ने भी रिश्ता करने से साफ मना कर दिया। मेरी बात सुनो, उस घर में तो भूल कर भी अपनी बेटी का रिश्ता मत कर देना। लड़का एक नंबर का शराबी और जुआरी है। अभी भी समय है, रिश्ता तोड़ दो, वरना बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। जब श्रुति के पापा ने अपने दोस्त के मुंह से ये बातें सुनी तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन ये बात लड़के वालों को बर्दाश्त नहीं हुई तो वो अगले ही दिन उनके घर आ धमके। क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि आपने इस रिश्ते को क्यों तोड़ दिया? रिश्ता पक्का करने के बाद इस तरह तोड़ देना इज्जतदार लोगों को शोभा देता है क्या? गांव वाले पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि क्यों हमारे बेटे का रिश्ता टूट गया? देखिए बहन जी, रिश्ता करने से पहले हमारे सामने आपकी कोई खोल नहीं हुई थी, लेकिन अब हो चुकी है और हमें पता चल चुका है कि आपका बेटा एक नंबर का शराबी और जुआरी है। इसलिए ऐसे लड़के के साथ हम अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। क्या तू मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा? एक आखिरी मौका दे रही हूँ तुझे, या तो तू इस रिश्ते को कबूल कर ले, वरना ऐसा हाल कर दूंगी कि अगर तेरी बेटी ने मेरे बेटे से शादी नहीं की तो वो किसी और से शादी करने लायक भी नहीं रहेगी। ये तो हद ही हो गई। अगर हम आपको कुछ कह नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलती जाओगी। अभी के अभी निकल जाइए आप हमारे घर से, और आज के बाद फिर कभी भी यहाँ पर दिखाई मत देना। लड़के की माँ को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने लड़की पर हाथ उठा दिया। ये सब देखकर श्रुति के मम्मी पापा भी आंख बबूले हो उठे और उन्होंने धक्के मारकर उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन वहां से जाते जाते लड़के की माँ ने कहा, इस बेइज्जती को तो हम कभी नहीं भूलेंगे। ये बात अच्छी तरह कान खोलकर सुन लो। तेरी बेटी की शादी अगर मेरे बेटे से नहीं हुई तो अब और किसी से नहीं होगी। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी बेटी की सुंदरता पर। देखना तुम्हारी बेटी का अब क्या हाल होगा। बहुत लड़ाई झगड़े के बाद गांव वालों ने उन लोगों को धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। लेकिन उस दिन के बाद श्रुति की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। वो पहले जितनी सुंदर थी उसकी सुंदरता दिन पर दिन ढलती गई। वो पूरे दिन अकेली अपने अंधेरे कमरे में बैठी रहती, दिन भर कुछ खाती नहीं। उसका शरीर तो मानो सूख कर बिल्कुल कांटा हो गया था। उसकी हालत देख देख कर घर वालों को उसकी चिंता होने लगी। पता नहीं हमारी बच्ची को किसकी नजर लग गई। इतनी सुंदर फूलों सी बेटी थी हमारी, और अब देखिए, मैं कहती हूँ किसी पंडित जी से श्रुति को दिखा लीजिए। जब से उसका रिश्ता टूटा है तब से ही उसकी हालत ऐसी होती जा रही है। अरे तुम ये फालतू की बातें मत सोचो। डॉक्टर ने कहा है ना कि उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, तो इंतजार करो।
किसी पंडित या फकीर के पास जाने से उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी। श्रुति के लिए एक रिश्ता आया है। लड़के वाले श्रुति को पसंद कर लें तो इस बार हम उसकी शादी कर देंगे। वैसे भी एक बार उसका रिश्ता होकर टूट चुका है तो जल्दी उसका रिश्ता कर देते हैं, वरना आगे चलकर रिश्ता करने में दिक्कत होगी। श्रुति के लिए जो ठीक ठाक रिश्ता आया, उसके पापा ने उसके लिए वो रिश्ता पक्का कर दिया। शादी का दिन भी तय हो गया। लेकिन जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता गया, वैसे वैसे श्रुति की हालत और बिगड़ने लगी। अब तो उसके अपने घर वालों से बातचीत करना भी बंद कर दिया था। बस हर समय अपने कमरे में अकेली बैठी रहती और कमरे की दीवार की तरफ एकटक देखती रहती, जैसे तो मानो उसे कोई मानसिक बीमारी हो गई हो। धीरे धीरे उसने नहाना भी बंद कर दिया और उसके शरीर से किसी मरे हुए जानवर जैसी दुर्गंध आने लगी। पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया। ऊपर से ये भी मेरी बात नहीं सुन रहे। मुझे खुद ही मेरी बच्ची को लेकर कहीं जाना होगा। श्रुति की मम्मी उसकी ऐसी हालत देख देख कर बहुत परेशान हो चुकी थी। वो उसे किसी तांत्रिक के पास लेकर जाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसे किसी को नहीं जानती थी जो इन चीजों का इलाज कर सके। तभी एक दिन श्रुति की कॉलेज की एक फ्रेंड अचानक उससे मिलने आई। नमस्ते आंटी, आपने पहचाना मुझे? मैं निधि, श्रुति के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। अरे हाँ बेटा, मैं तुम्हें पहचानूंगी क्यों नहीं। आओ अंदर आ जाओ, श्रुति अपने कमरे में है। निधि श्रुति के कमरे में गई, लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर वो भी चौंक उठी। श्रुति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तो न जाने वो कब से बीमार हो, और उसके कमरे से आने वाली वो दुर्गंध निधि के लिए असहनीय हो रही थी। श्रुति, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई? तुम्हारी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है क्या? और ये बदबू? श्रुति ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर वापस कमरे की दीवार को घूरने लगी। वो अपने पैरों को बिस्तर पर मारती हुई लगातार दीवार को ही घूरे जा रही थी। तभी उसकी मम्मी उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। गर्मी का मौसम था, चाय भी बहुत गर्म थी, लेकिन श्रुति ने चाय का कप उठाया और एक ही घूंट में गरम गरम चाय पी गई। ऐसा लग रहा था मानो इतनी गरम चाय पीकर उसका गला अंदर से पूरा जल गया होगा, लेकिन उसे तो मानो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। उसने एक घूंट में चाय पी ली और अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर अपना चेहरा भींचकर लेट गई। निधि को भी उसका वर्ताव कुछ समझ नहीं आया, तो वो उसकी मम्मी के साथ कमरे से बाहर आ गई। श्रुति ठीक नहीं है आंटी, उसके ऊपर कोई टोटका किया गया है, वरना एक अच्छे भले इंसान की हालत ऐसी नहीं होती। मेरे बड़े पापा हमेशा ऐसी चीजों का उतारा करते हैं, तो मैं उसे देखकर ही समझ गई थी कि उसके साथ ऐसी कोई परेशानी है। आप श्रुति को लेकर मेरे घर आना, और अगर वो आने में कुछ आनाकानी करे तो आपके घर के मंदिर में माता रानी का जो सिंदूर रखा होगा उसका टीका उसे लगा देना। ये सब बोलकर निधि वहां से चली गई। श्रुति की मम्मी को भी उसकी कही हुई सब बातें समझ आ गई थी। श्रुति की मम्मी ने अगले दिन श्रुति को उठाया। श्रुति बेटा, मुझे कहीं काम से बाहर जाना है, तो तुम भी मेरे साथ चलो। मेरा अकेले जाने का मन नहीं कर रहा। आपको कितनी बार कहा है कि मुझे बाहर नहीं जाना, तो क्यों मेरे साथ जबरदस्ती करती रहती हो? जाना है तो खुद जाओ, और अगर नहीं जाना तो घर में बैठो। श्रुति की बात सुनकर उसकी मम्मी समझ गई कि कोई तो है जो श्रुति को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहता। इसलिए निधि ने जैसा बताया था, श्रुति की मम्मी ने घर के मंदिर में रखा माता रानी के चरणों का सिंदूर श्रुति के माथे पर लगा दिया, तो श्रुति का शरीर ढीला पड़ गया। वो देर ना करते हुए श्रुति को उसकी फ्रेंड निधि के घर लेकर चली गई। निधि के बड़े पापा ने पहले से ही वहां पूजा की तैयारी करके रखी थी। उन्होंने श्रुति के आते ही उसके ऊपर गंगा जल छिड़क दिया और उसे अपने पास बैठा लिया। बहुत भयानक टोटका किया है तुम्हारी बेटी के ऊपर। ऐसा टोटका कि ये दिन पर दिन बदसूरत हो जाए और किसी बीमारी से मर जाए। अच्छा हुआ जो समय पर आप इसे यहाँ लेकर आ गई, वरना अगर 1 महीना और बीत जाता तो तुम्हारी बेटी को बचाना असंभव हो जाता। लेकिन आखिर मेरी बेटी के साथ ये सब किया किसने और क्यों? मेरी बेटी से भला किसी की क्या दुश्मनी है? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले इसका निवारण करना ज्यादा जरूरी है। निधि के बड़े पापा ने अपने हाथ में एक नींबू लिया और उसके अंदर 2 लौंग लगा दी, लेकिन जैसे ही वो लौंग नींबू के अंदर गई, वैसे ही श्रुति बहुत जोर से चिल्लाई, जैसे तो उसके शरीर पर कोई चाकू से वार कर रहा हो।
छोड़ो मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? बेटा बेटा क्या हो गया तुझे? ये क्या हो रहा है इसे? आगे मत बढ़ना, थोड़ी देर बाद तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी इसके पास मत आना। निधि के बड़े पापा ने उस नींबू को बुरी तरह निचोड़कर आग में डाल दिया और श्रुति वैसे ही चिल्लाने लगी जैसे उसका शरीर आग में जल रहा हो। निधि के बड़े पापा ने श्रुति के सर पर एक भभूति लगाई तो श्रुति को वहीं पर भयानक उल्टी होने लगी, लेकिन उसकी उल्टी के अंदर कुछ काली राख से निकली और कुछ लौंग के दाने। निधि और श्रुति की मम्मी भी ये देखकर हैरान थे। श्रुति बहुत देर तक वहां उल्टियां करती रही और बेहोश होकर गिर पड़ी। निधि के बड़े पापा ने श्रुति के ऊपर गंगा जल छिड़का। श्रुति होश में आई तो उन्होंने उसे मंत्रों से पढ़ा हुआ पानी पीने के लिए दिया। उसने जैसे ही वो पानी पिया तो एक अजीब सा काला साया उसके शरीर से निकलकर वहां से दर्द से चीखता हुआ उनके घर के दरवाजे से बाहर की तरफ निकल गया। श्रुति की मम्मी को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उनकी बेटी के साथ ये क्या हुआ। ये सब मेरी बेटी के साथ क्या हुआ बाबा? वो अब ठीक तो है ना? हाँ, तुम्हारी बेटी अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम अपने घर में हर रोज पूजा पाठ करना और किसी का भी दिया हुआ खाना मत खाना और ना ही किसी अनजान को अपने घर के अंदर आने देना। अपनी बेटी के लिए 1 साल तक घर में हर महीने हवन करवाना, तो तुम्हारी बेटी के ऊपर फिर कभी कोई खतरा नहीं आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। लेकिन मेरी बेटी के साथ आखिर ऐसा किया किसने? कौन है जो मेरी बेटी की जान का दुश्मन बन गया? कुछ समय पहले शादी को लेकर लड़के वालों से आपका झगड़ा हुआ था। कोई तुम्हारे घर आया था। उन लोगों ने ही श्रुति को मारने के लिए उसके ऊपर टोटका किया कि पहले तो वो अपनी सुंदरता खो दे, उसके बाद धीरे धीरे वो अपना मानसिक संतुलन खो दे और उसके बाद उसका पूरा शरीर गल जाए और वो इसी तरह लाचारी में अपना दम तोड़ दे। उन्होंने ही तुम्हारी घर की दहलीज पर तुम्हारी बेटी के लिए टोटका करके गाड़ दिया था। घर की दहलीज पर गंगाजल छिड़क देना और पूजा सामग्री के साथ कपूर को वहां जला देना और वहां एक तुलसी का पौधा लगा देना। तुलसी माँ तुम्हारे घर की रक्षा करेंगी। ये सब सुनकर श्रुति की मम्मी के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। वो श्रुति को लेकर घर आई और जब उन्होंने सारी बात श्रुति के पापा को बताई तो सब कुछ जानकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। निधि के बड़े पापा के बताए अनुसार उन्होंने घर की दहलीज पर गंगाजल छिड़क कर पूजा सामग्री के साथ कपूर को जला दिया और वहां पर तुलसी माँ की स्थापना की और तुलसी माँ के रक्षण से उनके घर के भीतर फिर कभी किसी नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश नहीं किया। घर में 1 साल तक हवन होते रहे। भगवान की कृपा से आज श्रुति बिल्कुल ठीक है और उसका एक हंसता खेलता परिवार भी है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है कि किस तरह लोग इस हद तक भी गिर सकते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहो और कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ हो तो जल्द से जल्द उसका निवारण करवा लो, क्योंकि कभी कभी इंसान इन चीजों को समझने में बहुत देरी कर देता है और इसी कारण कभी कभी वो अपना सब कुछ खो बैठता है। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर हर्षपाल की कहानी पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम राहुल है। ये बात उस समय की है जब मैं IIT कानपुर में इंजीनियरिंग का छात्र था। एक रात करीब 3 बजे होंगे। बाहर चारों ओर अंधकार का साया था। सड़क पर लगा लाइट का खंभा बीच बीच में जल उठता था। सड़क सुनसान थी और कभी कभी कोई कार सन्नाटे को चीरती हुई आती, फिर सब सुनसान हो जाता। सड़क के पास ही एक अपार्टमेंट में मैं और मेरा सहपाठी वरुण सो रहे थे। अचानक मेरी नींद टूटी और मुझे जोरों की प्यास लगने लगी। मैं पानी पीने चला गया, तभी मैंने खिड़की से कोई परछाई देखी। मैं डर गया। मैंने धीरे से खिड़की खोली और नीचे सड़क की ओर देखा। बाहर का नजारा देखकर मैं सहम गया। मैं भागकर वरुण के पास आया। वरुण, वरुण, जल्दी उठ और बाहर देख। क्या हुआ? जरा बाहर तो चलकर देख। हम दोनों बाहर आ गए। हमने जो देखा उसे देखकर हमारे होश उड़ गए। शरीर से पसीने छूटने लगे। शरीर एक जगह जम गया। सामने एक लाश थी। उसका सिर धड़ से अलग था। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और वो कोई तांत्रिक लग रहा था।
उसके शरीर पर बड़े बड़े नाखून के निशान थे। उसने बहुत ज्यादा मालाएं पहन रखी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी वरुण को तांत्रिक के गले में कुछ दिखाई दिया। वो एक लॉकेट था। उसने मुझे लॉकेट दिखाते हुए कहा, यार ये लॉकेट कितना सुंदर लग रहा है, इसे मैं ले लेता हूँ। यहाँ चारों ओर कोई भी नहीं है, किसी को क्या ही पता चलेगा। नहीं, हमें इसे नहीं लेना चाहिए। कहा जाता है कि मरे हुए लोगों का सामान नहीं लेना चाहिए, हमें खतरा हो सकता है। मेरे खूब समझाने पर भी वरुण नहीं माना। इतने में वहां और लोग इकट्ठा हो गए। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आ गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हम अपने घर लौट आए। वरुण बाथरूम में चला गया। मैं लेटा ही था कि मुझे चीख सुनाई दी। वो चीख बाथरूम से आई थी। मैं दौड़कर बाथरूम की तरफ गया। जब मैं बाथरूम में पहुंचा तो मैं ये देखकर सुन्न रह गया कि बाथरूम के अंदर खून पड़ा था। मेरा शरीर सुन्न रह गया। मैं पसीने से तर हो गया। बाथरूम की खिड़की टूटी हुई थी। मैं घबरा गया। मैंने खिड़की से बाहर झांका। बाहर का नजारा देखकर मैं सहम गया। बाहर वरुण लहूलुहान पड़ा था। उसकी मौत हो चुकी थी। मैं जैसे ही नीचे जाने के लिए पीछे मुड़ा, मेरा ध्यान बाथरूम के शीशे पर गया। वहां खून से कुछ लिखा था, जिसे पढ़कर मुझे सारा माजरा समझ आ गया। उस पर लिखा था, मुझे वो लॉकेट दे दो वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा, रागिनी। मैं नीचे गया। मैंने वरुण के हाथों से वही लॉकेट देखा। मैंने लॉकेट लिया। मैं अपने दोस्त की मृत्यु से बहुत दुखी हुआ। मैंने उसका देह संस्कार किया और बात की तह तक जाने के लिए निकला। मैं एक तांत्रिक को जानता था। मैं उसके पास गया। मैंने तांत्रिक से सारी बात बताई और कहा, बाबा मैं इसकी तह तक जाना चाहता हूँ। इस लॉकेट से मुझे भी खतरा है। जब तक ये लॉकेट मेरे पास रहेगा रागिनी मुझे मारने का प्रयत्न करेगी। अब आप ही मुझे उससे बचा सकते हैं। बेटा, तुम इस लॉकेट को हनुमान जी के मंदिर में उनकी मूर्ति के पीछे रख देना। उसके बाद मैंने वैसा ही किया। अब मुझे कोई खतरा नहीं था, पर मैं उस लॉकेट को ज्यादा दिनों तक मंदिर में नहीं रख सकता था, इसलिए मैं जल्दी से काम पर लग गया। मैंने पिछले कुछ दिनों के सारे अखबार देख डाले, पर मुझे कुछ न मिला। परंतु जैसे ही मैं कुर्सी से उठा, मुझे नीचे गिरा एक अखबार नजर आया। मैंने उसे उठाया, तभी मुझे रागिनी द मिस्टीरियस स्टोरी नाम से एक आर्टिकल नजर आया। मैंने उस अखबार से एड्रेस लिया और रागिनी के घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं रागिनी के घर पहुंचा तो घर पर ताला लगा था। मैंने पड़ोसी से जाकर पूछा, अंकल क्या आप जानते हैं कि आपके पड़ोसी कहाँ हैं? बेटा, अब इस घर में कोई नहीं रहता। इस घर में पंडित दीनानाथ और उसकी बेटी रहते थे। करीब 2 हफ्ते पहले उनकी बेटी गायब हो गई और इस दुख के मारे दीनानाथ जी भी चल बसे। क्या आप जानते हैं कि रागिनी कहाँ गई? बेटा, वो रोज कॉलेज जाया करती थी, पर एक दिन वो घर नहीं लौटी। क्या पता कहाँ गई। तो आप लोगों ने उसकी खोज की? बेटा, अमीरों की सब सुनते हैं, गरीबों की कौन सुनता है। बेचारा दीनानाथ देह त्यागने से पहले हर जगह फिरा, किंतु उसकी बेटी का पता न चला। FIR भी कराई, परंतु कुछ पता नहीं चला। क्या आप मुझे उसके कॉलेज का एड्रेस दे सकते हैं? हाँ बेटा। उन्होंने मुझे कॉलेज का एड्रेस दे दिया। अगर आप इजाजत दें तो मैं रागिनी के घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम तलाशी ले सकते हो। और ये कहकर उन्होंने मुझे रागिनी के घर की चाबी दे दी। मैं रागिनी के घर गया। जब मैं रागिनी के कमरे में पहुंचा और मैंने उसकी हर चीज देखी, वहां मुझे एक इत्र की शीशी दिखाई दी। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और घर के बाहर आ गया। रागिनी के घर पर तलाशी के दौरान मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब मैं उसके कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। जब मैं उसके कॉलेज की तरफ जा रहा था तो मैंने वहां रास्ते में एक दुपट्टा देखा। सड़क के दोनों ओर सुनसान जंगल था। मैं आश्चर्य में पड़ गया। पीले रंग का दुपट्टा, जिससे उस इत्र की ही महक आ रही थी जो मैंने रागिनी के कमरे में एहसास किया था। मैंने दुपट्टा उठाया और जंगल के अंदर की तरफ चलने लगा। कुछ दूर चलने पर मुझे गुफा दिखाई दी। मैं डरते डरते गुफा के अंदर गया। वहां का नजारा देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा।
सामने राक्षस की बड़ी सी मूर्ति थी। उसके नीचे रागिनी का शरीर था। उसकी गर्दन अलग पड़ी थी। खून के छींटे राक्षस के मुंह पर लगे थे। पास ही बलि का सामान था। मैंने उस तांत्रिक की तस्वीर को भी वहां देखा, जिसकी लाश मैंने और वरुण ने अपने घर के नीचे देखी थी। मैं सब समझ गया कि रागिनी की मृत्यु के पीछे क्या राज है। मैं वहां से कुछ दूर चला ही था कि वहां मुझे एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसे गुफा के बाहर एक पेड़ से बंदी बनाया गया था। उसने तांत्रिक के समान काले कपड़े पहन रखे थे। गले में बड़ी बड़ी मालाएं थी। माथे पर भस्म लगी हुई थी। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, कौन हो बेटा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मेरे हाथ में पकड़े हुए उस दुपट्टे को देखते हुए उन्होंने पूछा, ये दुपट्टा तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने बड़े आश्चर्यपूर्वक पूछा, आप इस दुपट्टे के बारे में कैसे जानते हैं? और कौन है जो मुझे नहीं छोड़ेगी? ये आप क्या कह रहे हैं? और आपको यहाँ बंदी किसने बनाया है? मैंने उस व्यक्ति को खोलने की चेष्टा की, परंतु उन रस्सियों में काली शक्ति का जादू था। मैं चाहकर भी उसे खोल नहीं पाया। तांत्रिक बोला, बेटा तुम चाहकर भी इन्हें नहीं खोल सकते। जिस गुफा से तुम अभी आ रहे हो वो मेरे शिष्य कालीनाथ की गुफा है। वो अमर होना चाहता था। अमर होने के लिए उसने दैत्य दानव की कठोर से कठोर साधना की। एक रात वो अपनी साधना पूरी करके फल की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी हवन कुंड की अग्नि से एक राक्षस निकलकर उसके समक्ष आया। उसने कालीनाथ से कहा, अगर तू अमर होना चाहता है तो तुझे बलि देनी होगी। एक कुंवारी लड़की की बलि। वो लड़की जो सुबह इस रास्ते से सबसे पहले गुजरे, उस लड़की की बलि दे और संसार की समस्त शक्ति को अपने अधीन कर ले। इतना कहकर राक्षस वहां से चला गया। उस दिन कालीनाथ बहुत खुश हुआ। उसने सारी बात मुझे बताई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा, देखो वत्स, बुराई चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, वो कभी अमर नहीं बन सकती। ऐसा होना सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करना है। मेरे खूब समझाने पर भी वो नहीं माना और वहां से गुस्से में चला गया। जाते समय मैंने उससे कहा, देखो वत्स, यदि तुम ऐसा कार्य करोगे तो मुझे स्वयं तुम्हें रोकना होगा। उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। अगले दिन जब मैं सो रहा था, उसने मेरी दी शक्ति के द्वारा मुझे कैद कर दिया। अगले दिन सवेरे जब रागिनी अपने कॉलेज के लिए निकली तो कालीनाथ ने उसे पकड़कर गुफा में कैद कर दिया। वो लड़की चिल्लाती रही, परंतु पापी ने उसे नहीं छोड़ा। उसने रागिनी की बलि देकर राक्षस की भूख शांत की। बदले में राक्षस ने उसे शक्तियों से भरा एक लॉकेट दिया और कहा, जो भी इस लॉकेट को धारण करेगा वो संसार में व्याप्त सभी काली शक्तियों का स्वामी हो जाएगा। परंतु इतना ध्यान अवश्य रखना, ये शक्तियां तुम पर हावी न होनी पाए। इस लॉकेट की वजह से रागिनी ने तांत्रिक को मारा। रागिनी की सारी शक्ति इस लॉकेट में है, इसलिए वो इस लॉकेट को हासिल करना चाहती है। परंतु बाबा, जब हम तांत्रिक की लाश के पास पहुंचे थे तब भी लॉकेट वहीं था, और जब मैं वरुण की लाश के पास पहुंचा तब भी लॉकेट वरुण के हाथ में ही था। रागिनी को लॉकेट ले जाने का अवसर 2 बार मिला, फिर उसने लॉकेट क्यों नहीं लिया? बेटा, रागिनी लॉकेट खुद हासिल नहीं कर सकती। रागिनी को लॉकेट तभी स्वीकृत होगा जब कोई खुद अपने हाथों से उसे लॉकेट दे, और यदि उसे एक बार लॉकेट मिल गया तो वो शक्तिशाली हो जाएगी। फिर उसे रोकने का कोई साधन नहीं होगा। बाबा, क्या कोई उपाय है जिससे रागिनी की आत्मा को मुक्ति मिल सके? बेटा, हमें उस लॉकेट को नष्ट करना होगा। लेकिन बाबा, उसे तो हम अभी भी नष्ट कर सकते हैं ना? बेटा, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है।
उस लॉकेट को तभी नष्ट किया जा सकता है जब पूर्णिमा की रात हो और चंद्रमा बिल्कुल तुम्हारे सिर पर हो, तभी उसे मारा जा सकता है। तो ठीक है बाबा, मैं उस लॉकेट को लेकर आता हूँ। आप बस इतना बता दीजिए कि पूर्णिमा की रात कब है। बेटा, तुम्हें जल्दी करनी होगी। पूर्णिमा की रात आज ही है। इसके बाद मैं लॉकेट लेने चला गया। जब मैं लॉकेट लेकर लौटा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मैं सुन्न रह गया। मेरा शरीर पसीने से तर हो गया। तांत्रिक का शरीर खून से सना हुआ था। उसकी गर्दन रागिनी के हाथों में थी। रागिनी की लाल लाल आंखें, बड़े बड़े नाखून, भयानक चेहरा था। वो तांत्रिक को नोच नोच कर खा रही थी। मैं ये सब देखकर घबरा गया। मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने जल्दी से अपनी बाइक ली और भागने लगा। रागिनी ने मुझे देख लिया। वो मेरे पीछे आने लगी। मैंने बाइक तेज कर ली। वो अभी भी मेरे पीछे आ रही थी। रात हो चुकी थी। कुछ दूर चलकर मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे पीछे नहीं है। सुनसान जंगल में आकर मेरी बाइक का पहिया जाम हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने नीचे देखा तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। डर ने मुझे घेर लिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जमीन से 2 हाथ निकले हुए थे और मेरे बाइक के पहिए को पकड़े हुए थे। ये देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं बाइक को वहीं छोड़ आगे की ओर दौड़ा। मेरी बाइक मेरे पीछे पीछे आ रही थी। अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गया। बाइक मेरे निकट आती जा रही थी। अचानक मेरी बाइक मेरे दोनों पैरों पे चढ़ गई। मेरे दर्द के मारे चीख निकल गई। मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी थी। पैर में खून बह रहा था। मैं हाथों के सहारे सरक सरक कर सड़क के किनारे आया। मेरी बाइक वहीं आकर मेरे पास गिर पड़ी। मैं दर्द से करा रहा था। अचानक मेरी नज़र एक ट्रक पर गई। ट्रक ड्राइवर की आंखें लाल थी। वो पूरी स्पीड से मेरी तरफ ही आ रहा था। उस पर रागिनी की आत्मा ने कब्जा कर लिया था। मैंने जल्दी से अपनी जेब से वो कागज़ निकाला जिस पर रागिनी का आर्टिकल लिखा था, क्योंकि उस कागज़ के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं था। मैं अपनी बाइक के पास सरकते हुए गया। मैंने अपनी बाइक को न्यूट्रल कर रेस छोड़ दी और कागज़ को पेट्रोल में भिगोकर इंजन के पास लगा दिया। कागज़ में आग लग गई। मैंने देखा चांद सर के ऊपर था। ट्रक अभी भी मेरी तरफ ही आ रहा था। मैंने लॉकेट को आग में रख दिया। कागज़ के साथ लॉकेट भी जल गया। लॉकेट के जलते ही ट्रक में भी आग लग गई और रागिनी का अंत हुआ। उसे मुक्ति मिल गई। परंतु उस दिन मैंने अपने दोनों पैरों और अपने दोस्त को खो दिया। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। हम ज़रूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए।